नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। क्या नरेंद्र मोदी पर बोल बोलकर राहुल सेल्फ गोल कर गए? राहुल गांधी का अमेरिका में दूसरा प्रोग्राम हुआ। पूरा टेप अभी रिलीज नहीं हुआ, बस ट्रेलर दिखाया गया है। ट्रेलर से ही पिक्चर समझ में आ गई। नई दिल्ली से न्यूयॉर्क तक चर्चा शुरू हो गई है कि यह पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि बस शूटिंग की लोकेशन नहीं है, डायलॉग पुराने हैं, स्क्रिप्ट भी पुरानी है, एक्टर भी पुराने हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कहने को कुछ नया नहीं है, या फिर राहुल गांधी अपनी पुरानी स्क्रिप्ट से ही इतने खुश हैं कि वो अमेरिका में भी वही किस्सा सुना रहे हैं जो भारत में कई बार सुना चुके हैं? नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाना, मोदी संसद में साष्टांग प्रणाम करें तो राहुल का उस पर चुटकी लेना, क्या यह सब राहुल गांधी की कोई मिस्टेक है, या राहुल जानबूझकर नरेंद्र मोदी के बोलने, चलने, मंदिर जाने का मजाक उड़ा रहे हैं ताकि उन्हें एक बिरादरी का वोट जरूर मिल जाए? सही बात क्या है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। क्या राहुल का फोन सुनते हैं मोदी? क्या राहुल की फोन टैपिंग करवाते हैं मोदी? क्या राहुल जो जो करते हैं, जो जो कहते हैं, मोदी को सब पता होता है? क्या मोदी के पास अब सिर्फ यही काम बचा है कि वो राहुल की बातें सुने? क्या मोदी ने पूरे विपक्ष को हाईजैक कर लिया है? क्या मोदी ने देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके विरोधियों को तितर बितर कर दिया है? क्या मोदी ने भारत में लोकतंत्र को कुचल दिया है? क्या मोदी के कहने पर ही राहुल की संसद सदस्यता गई? राहुल ने फोन उठाया, अपना आईफोन कैमरे पर दिखाया तो हेलो मिस्टर मोदी वाला ताना क्यों मारा? फॉरेन कंट्री में मोदी के खिलाफ राहुल का एक और मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन। क्या इसके पीछे है 24 वाला गेम? ये तस्वीरें देखिए, कैप्शन पढ़िए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन डेवलपमेंट के मुद्दे पर राहुल के साथ गुप्त चैट। पीछे राहुल की फोटो, सामने कांग्रेस के अमेरिका वाले एजेंट्स। राहुल ने इस इवेंट में सेल्फी भी ली और मोदी को टारगेट करने के लिए जासूसी वाला टेक्स्ट फिट कर एक बार फिर सेल्फ गोल कर डाला। कहने को तो यह राहुल का एक इनफॉर्मल चैट था जिसमें राहुल थे, एक मॉडरेटर था, राहुल का फोन था, लेकिन विदेशी धरती से मोदी पर राहुल का अटैक काफी पर्सनल था। राहुल ने छूटते ही कहा कि उनके फोन की टैपिंग हो रही है और फोन टैप कराने वाले मोदी हैं। देश में रहते हुए भी राहुल जासूसी वाला यही टेप बजाते आए हैं। अब विदेश में जाते ही वही टेप ऑन करके बैठ गए हैं। सीक्वेंस पर गौर कीजिए। मार्च में राहुल की जासूसी वाली स्क्रिप्ट कैम्ब्रिज में दिखी तो जून में लोकेशन अमेरिका का कैलिफोर्निया हो गया और दोनों ही जगह डायलॉग एक जैसा निकला। झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी। उनके टेलीफोन की डेटा की बात है। आपको मालूम मामला सुप्रीम कोर्ट गया था ना, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके फोन का डेटा हैक हो रहा है, वो अपना फोन जमा कर दें एक्सपर्ट कमेटी के सामने। राहुल गांधी ने कभी हिम्मत की क्या? ये तो मैं आपसे कह रहा हूं। जब अवसर आता है आपके आरोपों की जांच का, तो आप उसमें सहयोग करते नहीं, उसमें भाग जाते हैं, क्योंकि सच्चाई सामने आ जाएगी। फोन टैपिंग वाला माहौल बना के राहुल 24 की मैपिंग कर रहे हैं। आज से नहीं, कई महीनों से कर रहे हैं। वो भी तब जब कथित जासूसी कांड पर मोदी सरकार को टॉप कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है। It is not only this phone. Every single phone of mine is tapped. Sir. Okay. And let me tell you another thing. I get phone call from IB people who tap my phone. Okay. They call me up and say, please be aware that we are tapping your phone. मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है। सिर्फ टैपिंग ही नहीं, अमेरिका में बैठ के राहुल ने वही कैम्ब्रिज वाली दूसरी बातें भी दोहराई। कहा मोदी ने लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया, हर संस्था पर कब्जा कर लिया है, भारत में कुछ भी नॉर्मल नहीं हो रहा, मोदी ने सब तबाह और बर्बाद कर दिया है, मुझसे मेरी सांसदी छीन ली,
विपक्ष पर बदले की कार्रवाई की। यानी एक दिन में, एक सेशन में राहुल जितने झूठे आरोप मोदी पर लगा सकते थे, उन्होंने सब लगा डाले और भारत को बदनाम करने वाली वही बातें रिपीट की जो वो पहले भी कहते आए हैं। To get a full criminal sentence on defamation, to get the maximum sentence to be disqualified from parliament. I didn't imagine that something like this would possible. I mean, there are institutional protections which have been torn apart. Right? So yes, it would be strengthening those protections. It would be strengthening the institutional framework. But what is going on back home is not normal. I think the drama started really about 6 months ago. We were struggling. The entire opposition is struggling in India. Huge financial dominance, institutional capture. We were struggling to fight the democratic fight in our country. Democracy isn't just about an opposition party. It's about a set of institutions that support the opposition party. And those institutions either captured, certainly weren't playing the role that they're supposed to play. क्रोनोलॉजी समझने वाली है, क्योंकि राहुल अमेरिका में बैठ के जो शब्द बोलते हैं, हिंदुस्तान में झट से वही एक था लोकतंत्र वाला शब्द मोदी की फोटो के साथ चिपका दिया जाता है। राहुल की फोटो घुमाई जाती है, राहुल को ही फ्यूचर बताया जाता है। राहुल तो तेजस्वी हैं, राहुल तो ओजस्वी हैं, ऐसा नैरेटिव बनाया जाता है। चुनाव आयोग के खिलाफ हल्की बातें करना यह इंस्टीट्यूशन का अपमान है। सीवीसी के खिलाफ हल्की बातें करना यह इंस्टीट्यूशन का अपमान है। सीएजे के खिलाफ 2G घोटाले में इन्होंने कितनी घटिया बात की, यह इंस्टीट्यूशन का अपमान है। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर दबाव में लाने की बात करना यह भी इंस्टीट्यूशन का अपमान है। उनको उम्मीद नहीं थी, या ऐसा कहना चाहिए था कि उनको विश्वास था कि वो युवराज हैं और युवराज कानून से ऊपर है। देश का कोई भी कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इसलिए न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर देने के बाद में भी उन्होंने उन अवसरों को अवेल नहीं किया। मोदी से नफरत तो समझ में आती है, मगर देश के राष्ट्रगान से कैसी नफरत कि राहुल के इवेंट में जो राष्ट्रगान बजता है तो वहां मौजूद लोग अपनी कुर्सी से खड़े तक नहीं होते। और जब बीजेपी इस वीडियो को अटैच करके कांग्रेस से सवाल पूछती है तो इवेंट में मौजूद राहुल के चाहने वाले जवाब क्या देते हैं? वो कहते हैं वहां तो राष्ट्रगान की रिहर्सल हो रही थी, माइक चेक किया जा रहा था। यह बात समझ से परे है कि जो राहुल देश का पीएम बनने की ख्वाहिश रखते हैं, अमेरिका में उन्हीं के इवेंट में राष्ट्रगान की रिहर्सल कोई भला कैसे कर सकता है? देखिए, वो मोदी जी पर निशाना नहीं, भारत को ही अपमानित करने का काम करते हैं। दुनिया भारत में उम्मीद देखती है, दुनिया भारत में ग्रोथ देखती है, दुनिया भारत के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त करती है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी जी को कहते हैं मोदी इज द बॉस। इटली के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट लव्ड लीडर। और दुनिया के अन्य नेता मोदी जी के नेतृत्व का सम्मान करते हैं और सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी पिछले 3 सालों में लगातार चुने जाते हैं। अब इस बात को कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही। जब हजम नहीं कर पा रही तो कहीं ना कहीं जाकर उल्टा सीधा बोलना है। पहले इंग्लैंड में, अब अमेरिका में ये जो प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं, इनमें भारत विरोधी नारे लगते हैं, भारत के राष्ट्रगान का अपमान किया जाता है, भारत विरोधी बातें बोली जाती हैं और श्रीमान राहुल गांधी जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होते हैं। अब बात सिर्फ मोदी फोबिया तक सीमित नहीं है। अब तो ऐसा भी लग रहा है कि मोदी से पॉलिटिकल स्कोर सेटल करते करते राहुल गांधी हिंदू फोबिया के भी शिकार हो गए। इसका एग्जाम्पल भी राहुल के अमेरिकी टूर में दिखा। सैंपल खुद राहुल ने दिया, पहले वीडियो में दिया, फिर ट्विटर पर लिखा। ये तस्वीरें तो याद होंगी आपको, बात चाहे नए संसद भवन के इनॉग्रेशन की हो या राम मंदिर की आधारशिला रखने के वक्त की। मोदी ने दोनों ही मौकों पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके अपने हिंदुत्व का परिचय दिया, लेकिन राहुल ने अमेरिका जाकर
मोदी की इन तस्वीरों पर भी पॉलिटिकल बयान दे दिया। प्रधानमंत्री को निशाना बनाते बनाते हिंदुओं को नाराज करने वाला बोल दिया। गौर से सुनिएगा राहुल ने क्या कहा। I think the Parliament House, these are distractions. The real issues in India are unemployment, price rise, spread of anger and hatred, a crumbling education system, price of education, price of healthcare. These are the real issues. BJP can't really discuss them, so then they have to do the whole scepter thing, lying down and doing all that. So, aren't you happy I'm not lying down? प्रधानमंत्री का साष्टांग दंडवत प्रणाम करना राहुल को हंसी मजाक का सब्जेक्ट लगता है। वो विदेश में बैठकर हिंदू धर्म से जुड़ी परंपराओं का मजाक उड़वाकर अपने लिए ताली तो बजवा लेते हैं, मुस्कुरा भी देते हैं, मगर ऐसा करके वो खुद को ही एक्सपोज कर लेते हैं। क्योंकि जो राहुल गांधी आज अमेरिका में अपने चाहने वालों से ये कह रहे हैं कि आपको खुश होना चाहिए कि मैं नीचे नहीं लेटा हूं, मोदी की तरह साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करता, वही राहुल गांधी हिंदू वोटर्स को रिझाने के लिए महाकाल के द्वार पर जाकर साक्षात जमीन पर लेट चुके हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम भी कर चुके हैं। तो क्या यह कहा जाए कि राहुल ने यह सिर्फ कैमरे के लिए किया था, हिंदुओं को लुभाने के लिए किया था, और क्या यूज एंड थ्रो ही राहुल की पॉलिटिक्स है? क्या आपकी बात हिंदुस्तान में लोग नहीं सुनते हैं क्या? कि आपको विदेश जाके भारत की आलोचना करनी पड़ती है? विदेश में देश की आलोचना कम, अपनी बात कहते हैं आप, लेकिन आपने भारत की प्रतिभा और भारत की छवि को बदनाम करना राहुल गांधी ने अपना लक्ष्य बना रखा है विदेश में। तो ये कोई नई बात तो है नहीं। जो लंदन में कहा, जो जर्मनी में कहा, जो सिंगापुर में कहा, वही अमेरिका में कह रहा है। तो देश न सुनता है न सुनेगा। लेकिन इस बात की बहुत पीड़ा है कि जिस तरीके से उन्होंने संसद के बारे में कहा, क्या कहा था, आज भारत के संसद की वास्तुकला को दुनिया अप्रिशिएट कर रही, नई संसद को। उन्होंने क्या कहा था, इट इज अ मॉन्यूमेंट ऑफ एरोगेंस। याद है ना आपको? इस पर क्या वो नफरत है। मैंने फिर कहा था, राहुल गांधी ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और भारत के प्रधानमंत्री हैं वो, इसकी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे। विदेश में जाकर राहुल मोदी के खिलाफ जो मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन चला रहे हैं, उस कैंपेन को इंडिया में पुश करने वाला इकोसिस्टम भी सुपर एक्टिव है। मसलन कैम्ब्रिज हो या स्टैनफोर्ड, मोदी की रेपुटेशन को हिट करने के लिए राहुल बातों बातों में चीन का नाम ले ही आते हैं। उधर राहुल चीन चीन करते हैं, इधर कांग्रेस अध्यक्ष भी चीन की बीन बजाने लगते हैं। जयराम रमेश भी झूले वाली फोटो घुमाने लगते हैं। यानी अमेरिका से लेकर दिल्ली तक मोदी विरोधी सीक्वेंस स्क्रिप्टेड भी है और प्री रिकॉर्डेड प्लान का हिस्सा भी। विदेश में जाकर राष्ट्र को अपमानित करने का कोई कदम मौका नहीं छोड़ते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, राहुल जी, जब चाइना अतिक्रमण करने का कोई प्रयास कर रहा था, हमारी सेना ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया, नहीं करने दिया। लेकिन उस समय श्रीमान राहुल गांधी चाइना के अधिकारियों के साथ गुप्त वार्ता कर रहे थे, भोजन खा रहे थे, खान पान चल रहा था। और उनके राजीव गांधी फाउंडेशन में क्या चीन का पैसा लगा है? क्या उनकी संस्थाओं ने पैसा दिया है? इस पर वो जवाब देते हैं। ये इनके ऐसे प्रायोजित कार्यक्रम है जो अभी भी अमेरिका गए हैं, इसकी फंडिंग पर भी कई लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। और इसमें जो शामिल होने गए हैं वो भी भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं, भारत के झंडे का अपमान कर रहे हैं, भारत के राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। और श्रीमान राहुल गांधी जी पूरे भारत और भारतीयों और भारतीयता का दुनिया के दूसरे देश में जाके अपमान करें, विदेशी धरती पर अपमान करें। इस बीच अमेरिका में राहुल ने एक और दिलचस्प बात कही। कहा, यूपीए की सरकार में तो विपक्ष के नेता खुली हवा में सांस लेते थे, किसी पर कोई एक्शन नहीं होता था, लेकिन मोदी तो हाथ धोकर उनके और विपक्ष के पीछे पड़े। राहुल के इस दावे की सच्चाई भी बताएंगे, पहले उनका बयान सुनिए। Say Congress comes back to power
What protections and rights do you think you would extend to the opposition? How would you rebuild? I think our record is very clear. You can see the record of the UPA government. We didn't do any of this stuff. We were not threatening the opposition. We were not putting cases in the opposition. It's just not something we do. So this is a new style of politics that has come into India, and we certainly don't believe in it. I mean, I don't understand why the Prime Minister doesn't come here and do it. Prime Minister Modi, you're welcome at Stanford anytime. You've been fortunate to have us. Answer some hard questions. Press conference. राहुल ने कहा यूपीए सरकार में किसी को भी नहीं धमकाया गया। सच्चाई यह है कि 2004 से 14 के बीच विपक्ष के 43 नेता सीबीआई के स्कैनर पर आए। इन 43 में से 12 बीजेपी के नेता थे जिन्हें या तो गिरफ्तार किया गया या जिनके यहां छापेमारी हुई या जिनसे पूछताछ हुई। इनमें गृह मंत्री अमित शाह भी थे जिन्हें फेक एनकाउंटर केस में फंसाने की कोशिश हुई। 2013 में जब डीएमके ने यूपीए छोड़ा तो 2 दिन बाद ही स्टालिन के घर पर सीबीआई का छापा पड़ गया। यूपीए के दौरान ऐसे पॉलिटिकल रिवेंज की लंबी लिस्ट है, लेकिन राहुल को अचानक मोदी के राज में ही लोकतंत्र खतरे में दिख रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि न 14 में जीते, न 19 में जीते और 24 में भी राह मुश्किल लग रही है। इसीलिए राहुल मोदी पर इतने अटैकिंग हैं। कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता से बुरी तरह बौखलाए हुए हैं और उस बौखलाहट में वो सामान्य शिष्टाचार भूल जाते हैं, प्रधानमंत्री जी की गरिमा भूल जाते हैं, पद की गरिमा भूल जाते हैं। अब मैदान पर मुकाबला नहीं करते तो मन के भाव अब शब्दों में प्रकट होते हैं, लेकिन सूरज पर अगर कोई धूल डालने की कोशिश करेगा तो वो धूल उसी के चेहरे पर आकर लगेगी। प्रधानमंत्री आज दुनिया में विकास और जन कल्याण के प्रतीक है। मैंने कहा कांग्रेस विषकुंभ जैसी हो गई है। अब प्रधानमंत्री जी तो नीलकंठ है, वह ऐसा विषपान कर लेते हैं, लेकिन देश की जनता कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। राहुल की पॉलिटिक्स अब सिर्फ एक लाइन के इर्द गिर्द घूमती है। मोदी पर तरह तरह के इल्जाम लगाओ और भाग जाओ। और ये पूरी कहानी ही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बुनी गई। एक और सैंपल आपको दिखाते हैं। याद कीजिए, राहुल ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से बातचीत की थी और तब रघुराम राजन का एक बयान कांग्रेस के हैंडल्स ने खूब फैलाया था। तब रघुराम राजन ने राहुल से कहा था कि भारत अगले साल यानी 2023 में 5% की वृद्धि दर भी हासिल कर ले तो वो भाग्यशाली होगा। Growth is going to slow in the world more generally. People are raising interest rates, that brings down growth. India is also going to be hit. Indian interest rates have also gone up, but Indian exports have been slowing quite a bit. And India's inflation problem is more a commodity inflation problem, vegetable inflation problem, and that is also going to be negative for growth. So I think that we would be lucky if we do 5% next year. नोट करने वाली बात यह है कि रघुराम राजन की भविष्यवाणी भी फेल हो गई और राहुल का एंटी मोदी एजेंडा भी पंक्चर हो गया है। ग्रोथ रेट के लिहाज से भारत के लिए खुशखबरी आई है। जहां अमेरिका और यूरोप जैसे देश मंदी से जूझ रहे हैं, वहीं भारत ने अनुमान से बेहतर आर्थिक विकास दर को हासिल किया है। मार्च तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.1% रही। अनुमान लग रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 की ओवरऑल ग्रोथ दर 7.2% होगी। मोदी ने खुद ट्वीट करके बताया है। एक्सपर्ट राहुल गांधी ने कही थी उस वीडियो में, वो पब्लिक डोमेन में आप देख सकते हैं, इंडिया वुड बी लकी टू ग्रो एट 5%। भारत भाग्यशाली होगा अगर 5% ग्रोथ रेट होती है। और भारत 7.2% 22-23 में
फास्टर देन जो एक्सपर्ट मैंने चर्चा की। मित्रों, राहुल गांधी विदेश में घूम रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत का पैगाम लेके आया हूं। राहुल गांधी, भारत की विकास यात्रा के खिलाफ आप नफरत का बाजार क्यों फैलाते हैं? अविश्वास का बाजार क्यों फैलाते हैं? ये मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट जो आई है, उन्होंने 10 फंडामेंटल चेंजेस को मेंशन किया है कि भारत 10 साल में कैसे बदला है। और मैं पत्रकार मित्रों को विनम्रता से कहना चाहूंगा, कृपया करके मत भूलिए, जो मैं पहले भी बोला हूं, कि यूपीए सरकार में भारत की इकॉनमी फ्रेजाइल 5 इकॉनमी थी। याद है ना आपको? ये भी दुनिया के सारी बड़ी बड़ी इकोनॉमिक पावर हाउस बोलते थे। और आज भारत की इकॉनमी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वर्ल्ड की टॉप 5 इकॉनमी है। इंग्लैंड के आगे बढ़ चुके हैं। एक दूसरे फ्रंट से भी इंडिया के लिए गुड न्यूज आई है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कहती है कि भारत ने पिछले 10 वर्षों में खुद को बहुत मजबूत किया है। इस वक्त भारत में 2013 यानी यूपीए के राज जैसे हालात नहीं हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 साल की छोटी अवधि में वैश्विक व्यवस्था में भारत ने अपना मुकाम हासिल किया। मॉर्गन स्टैनली ने अपने रिपोर्ट में भारत के खिलाफ सभी आलोचनाओं को भी खारिज किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 दशक से भी कम समय में बदले बदले भारत की तस्वीर के लिए इस संस्था ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को विनर बताया है। रिपोर्ट में मोदी सरकार की पॉलिसी रिफॉर्म, इकोनॉमी के लिए उठाए गए कदम, रियल एस्टेट एक्ट, डिजिटलाइजेशन, एफडीआई जैसे बिग पॉइंट्स पर मोदी सरकार को फुल मार्क्स दिए गए हैं। राहुल गांधी प्रोपेगेंडा, क्या बोलते हैं जीएसटी को राहुल गांधी गब्बर सिंह टैक्स ना बोलते थे। आज बताया कि कितना बड़ा सक्सेस हुआ है हमारे प्रधानमंत्री की अगुवाई में, जो भारत बदला है उसके लिए। और जो स्पॉन्सर्ड एक्सपर्ट्स हैं उनके सारे प्रेडिक्शन गलत साबित हुए। और राहुल गांधी जी, मैं आपसे, अगर आपको उचित लगे तो ये रिपोर्टों को जरा खुले मन से पढ़िए। कई बार मोदी जी के बारे में कुछ भी होता है तो आपका खुला मन नहीं रहता है। इसको एक बार पढ़ेंगे तो एक बार भारत के विकास के बारे में नफरत के बाजार फैलाना बंद करिए। लेकिन मोदी के दुश्मनों को हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत नहीं दिख रही। उनका टेप तो सिर्फ मोदी विरोध पर ही अटका है। वो अभी भी मनगढ़ंत थ्योरी ही घुमा रहे हैं। हम अडानी के हैं कौन वाली पटकथा ही सोशल मीडिया पर घुमा रहे हैं। मजेदार बात यह है कि नई संसद का बहिष्कार करने के बाद कांग्रेस पार्टी अब नई संसद के भीतर जाने को तो कह रही है, लेकिन एजेंडे से पीछे हटने को अभी भी तैयार नहीं है। असली सवाल जो है, 20,000 करोड़ रुपया जो शेल कंपनियों में निवेश किया गया है, उसके मालिक है कौन? तो साथियों, ये जो बुकलेट है अंग्रेजी में है, हिंदी में है और अन्य भाषा में भी है। ये 100 सवाल जो हमने 3 महीने में पूछे थे, इसका एक ही मकसद था कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी सीमित तरीके से जांच कर पाएगी। मोडानी घोटाले के बारे में अगर आपको सच्चाई जाननी है तो सिर्फ जेपीसी के रास्ते से ही आपको पूरी सच्चाई बाहर निकलेगी। इसीलिए हमने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर जेपीसी की मांग की। और जब मॉनसून सत्र आएगा, हम नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में बैठेंगे, तब भी पहली मांग जेपीसी की ही होगी। ये मांग से हम पीछे हटेंगे नहीं। सभी विपक्ष पार्टियां एक हैं, एकजुट होकर इस मोडानी मामले में जेपीसी का गठन, इस पर हम दबाव सरकार पर बरकरार रखेंगे। यानी नई संसद में जाएंगे, वहां भी पहली मांग अडानी पर जेपीसी की ही होगी। संसद में जाने से पहले ही कह दिया गया है कि अब नई संसद को भी डिस्टर्ब करेंगे। बात बहुत सिंपल सी है।
देश के भीतर हो या देश के बाहर हो, मोदी विरोधी इकोसिस्टम सिर्फ झूठ का पुलिंदा खड़ा करके 24 वाला माहौल बनाना चाहता है। इसीलिए राहुल विदेश में जाकर कभी जासूसी वाला तराना सुनाते हैं, कभी मोदी के खिलाफ कोई नया झूठ फैलाते हैं, और जब इससे मन नहीं भरता तो मोदी के दंडवत प्रणाम को टारगेट करके हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इस बार भी रास्ता उत्तर प्रदेश से ही निकलेगा। बीजेपी ने सबसे बड़ी टीम उत्तर प्रदेश में ही उतारी है। जून का नया महीना शुरू हुआ है। इस पूरे महीने बीजेपी के सभी बड़े नेता उत्तर प्रदेश के मंडल मंडल जाएंगे। हिंदुओं के बीच तो जाएंगे ही, इस बार मुसलमानों के मोहल्लों में भी खूब भाषण होंगे। उत्तर प्रदेश में पिछले महीने लोकल इलेक्शन हुए। शहरों के मेयर के चुनाव में बीजेपी को भारी जीत मिली। 100% स्ट्राइक रेट रहा। इसका पूरा आकलन बीजेपी की टीम ने अपने वॉर रूम में किया। बीजेपी का अंदाजा है कि पहली बार उसे मुसलमान वोट भी मिले, उम्मीद से ज्यादा मिले। इस डेटा के आधार पर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतने का फॉर्मूला बनाना शुरू किया है। आज शाम ही योगी आदित्यनाथ ने जीते हुए मेयर्स के साथ मुलाकात की। बात शुरू हो गई है। जो बातें बस कुछ नेता जानते हैं वो आप जानिए इस रिपोर्ट में। 100% रिजल्ट लाएंगे, 80 में 80 नंबर पाएंगे, 24 का टारगेट गेन करके दिखाएंगे। टीम मोदी को इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? इसके पीछे मोदी योगी को मिलने वाला रिस्पांस है और हाल ही में हुए चुनाव के नतीजे हैं। मेयर चुनाव में 100/100 के स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी 17 में से 17 सीटें जीती थी। चेयरमैन चुनाव में सक्सेस रेट 200% इंक्रीज हो गया। नगर पंचायत चुनाव में कामयाबी 250% बढ़ गई। उपचुनाव में स्वार और 96 दोनों सीटों पर बीजेपी के सहयोगी अपना दल ने कब्जाई 100% कामयाबी दिलाई। विधान परिषद की 2 सीट पर विपक्ष की नहीं चल पाई। 100% रिजल्ट यहां भी बीजेपी लेकर आई। लेकिन क्या 24 में भी 100% रिजल्ट के साथ बीजेपी ये टारगेट अचीव कर पाएगी? ये होगा कैसे? इसके 2 रास्ते हैं, कमंडल और मुस्लिम। कमंडल मतलब 80% हिंदुओं को एकजुट करना और 20% मुस्लिम वोटों में बंटवारा करना और इस 20% में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना। इसीलिए टीम मोदी यूपी को लेकर कॉन्फिडेंट है। 80% हिंदू एकजुट कैसे होगा, उसका भी प्लान बीजेपी के पास तैयार है, जिसके संकेत मिलने लगे हैं। 80/80 का पहला रास्ता अयोध्या से निकलेगा। राम मंदिर निर्माण समिति ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर और गर्भगृह का काम 15 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद फिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी होगी। प्रधानमंत्री को दिसंबर से 26 जनवरी 2024 के बीच कार्यक्रम की संभावित डेट के बारे में बताया जाएगा और उन्हें आमंत्रण पत्र भेजा जाएगा। देश भर में 7 दिनों तक उत्सव मनाए जाएंगे, जिसके लिए संत धर्माचार्यों से आग्रह किया जाएगा। उनसे निवेदन किया जाएगा कि अपनी अपनी जगहों पर प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाएं। प्राण प्रतिष्ठा पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय पधारे, इसलिए उनको एक बहुत ही विनम्रता का निवेदन पत्र भेजा जाए। क्योंकि तिथि तय नहीं है, तो ये लिखा जाए कि दिसंबर और 26 जनवरी के पहले या जनवरी, उसमें जो भी अनुकूलता होगी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप अयोध्या पधारने की कृपा करें। बस इतना ही एक निवेदन पत्र उन्हें भेज दिया जाए। आज ये मत बना है, गोविंद देवगिरी जी पत्र का प्रारूप बनाएंगे और नृत्य गोपाल दास जी के हस्ताक्षर से वो निवेदन पत्र आगे दिया जाएगा। ये आज का एक महत्वपूर्ण विषय था। बीजेपी को पूरी उम्मीद है जैसे ही 24 में राम मंदिर बनेगा, वहीं से कमंडल की घंटियां बजनी शुरू हो जाएंगी और 80% वोट भी बीजेपी के पक्ष में दिखेगा। और दूसरा रास्ता है 20% का, जिसको लेकर भी बीजेपी उत्साहित है। उसकी वजह है विधानसभा उपचुनाव और नगर निगम चुनाव के नतीजे। जहां मुस्लिम आबादी थी, वहां बीजेपी ने कमल खिला दिया। जिसमें पहला एग्जाम्पल रामपुर की अब्दुल्ला आजम की सीट स्वार का नतीजा है, जहां 50% मुस्लिम हैं, लेकिन वहां पर
बीजेपी अपना दल का प्रत्याशी जीत गया। वहीं मेयर चुनाव में सभी 17 की 17 सीटें बीजेपी जीती, लेकिन उसमें भी उन सीटों ने बीजेपी का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, जिसमें मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ और शाहजहांपुर जैसे नगर निगम शामिल हैं। इन मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम वोट की सियासत करने वाली पार्टियां नगर निगम चुनाव में हवा हो गईं। मुरादाबाद में जहां 45% मुस्लिम हैं, वहां समाजवादी पार्टी चौथे स्थान पर रही। शाहजहांपुर में पहली बार मेयर का चुनाव हुआ, यहाँ कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी, समाजवादी पार्टी को तीसरा स्थान मिला। सहारनपुर में 42% मुसलमान हैं, यहाँ भी मुस्लिम वोट बटा, बीएसपी दूसरे नंबर पर रही, समाजवादी पार्टी को तीसरा नंबर मिला। चौथे पर कांग्रेस रही, यहाँ भी बीजेपी का कमल खिला। मेरठ में 35% मुस्लिम हैं, यहाँ ओवैसी की पार्टी दूसरे नंबर पर रही, तीसरे नंबर पर समाजवादी और चौथे पर बीएसपी, यहाँ भी कमल खिला। 20% वोट सपा, बसपा, कांग्रेस और एआईएमआईएम में बटे और कुछ वोट बीजेपी को मिले हैं। यूपी की पॉलिटिकल स्टैटिस्टिक्स अगर यही रही तो 24 में बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं है। हर व्यक्ति के मन में एक विश्वास, अगर 54 लाख लोगों को आवास मिले हैं, जो बचे खुचे होंगे आने वाले समय में उनको भी मिलेगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और हमने तो दिया। शेख सूची जब बनी थी जिसके अनुसार ये आवास मिल रहे थे ग्रामीण क्षेत्र में, तब न केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, न प्रदेश में हमारी सरकार थी, भाजपा की सरकार थी। प्रदेश में तब सपा और बसपा की सरकारें थीं और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने जिस प्रकार की उसमें सूची बनाई होगी, बहुत सारी गलतियां थी, तब भी बिना किसी भेदभाव के उन लोगों को दिया जा रहा है। सिर्फ नगर निगम चुनाव नहीं, बीजेपी का भरोसा नगर परिषद के चुनाव के नतीजों ने भी बढ़ाया है। बीजेपी का लोकल चुनाव में कांटा बढ़ा है, घटा नहीं है, जबकि 20% वोट की सियासत करने वाली पार्टियों का मीटर डाउन रहा है। 2017 में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की 198 सीटों पर इलेक्शन हुआ, जिसमें बीजेपी ने 70, सपा ने 45, बसपा ने 29, कांग्रेस ने 9, निर्दलीय 43 और अन्य ने 2 सीटों पर विजय हासिल की। वहीं 2023 में 199 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी 87 हो गई, सपा 35 पर आ गई, बीएसपी 15 पर, कांग्रेस 4 पर, निर्दलीय 41 और अन्य 14 सीटों पर विजयी रहे। बीजेपी ने पहली बार नगर निकाय चुनाव में 395 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, 70 जीते। बीजेपी को इस बात का विश्वास बढ़ रहा है, अब मुस्लिम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कर रहा है, और ऐसा रहा तो 80/80 के मिशन में मुश्किल नहीं होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की देश के प्रति जो विजन है और सबके सामने है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी एक वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं। दुनिया किसी भी संकट के समय आशा भरी निगाहों से उनकी ओर देखती है। उनका नेतृत्व भारत की 140 करोड़ नागरिकों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का तो कारण बन ही रहा है। इसीलिए बीजेपी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि वो उसी टारगेट पर काम कर रही है। 80% को एक कर रही है और 20% खुद ब खुद बट रहा है। बीजेपी की कोशिश ये है कि यूपी में 80% वोट में किसी भी तरह से बंटवारा ना हो। जो जातियां बट सकती हैं वो राम के नाम पर और मोदी के काम पर जुड़ सकती हैं। इसीलिए टीम मोदी ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। 80/80 का मास्टर प्लान तैयार हो गया है। 80 लोकसभा सीट, 403 विधानसभा, संगठन के 1918 मंडल, 27,634 शक्ति केंद्रों और 1,74,359 बूथों पर बीजेपी महा जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है, जिसमें मोदी सरकार के काम को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। 1 से 20 जून तक सभी 80 लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ी सार्वजनिक सभा की जाएगी। कुछ सभाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी संबोधित कर सकते हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन, व्यापारी सम्मेलन और इंटरनेट मीडिया से जुड़े लोगों के सम्मेलन भी कराए जाएंगे। हर विधानसभा में 200 से 250 विशिष्ट परिवारों की सूची तैयार की जाएगी, जिनसे बीजेपी सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि घर घर जाकर संपर्क करेंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी विशेष कार्यक्रम किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का मिशन 80 में से 80 सीट जीतने का है। फिलहाल बीजेपी के सामने यहाँ कोई बड़ी चुनौती नहीं है।
प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ कोई माहौल नहीं है। अपर कास्ट, दलित और ओबीसी वोट बड़ी संख्या में बीजेपी के पास पहले से ही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन के बावजूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया था और इस बार भी बीजेपी को उम्मीद है कि बड़ी संख्या में जाट बीजेपी को ही वोट देंगे। अभी हाल में हुए निकाय चुनाव में काफ़ी बड़ी तादाद में मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट कुछ संख्या में बीएसपी और ओवैसी की पार्टी में चला गया। इसके बावजूद लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने ज़बरदस्त तैयारियां शुरू कर दी हैं और विपक्ष तैयारियों में दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।